2014 में किसी को नोबेल प्राइज़ मिला था, उसके ऊपर कमेंट करने के लिए पूछा था, ब्लू एलईडीज़ के ऊपर। तो ये 3 प्रेडिक्टेबल लाइंस पे था। अगर 3-4 क्वेश्चंस को छोड़ दें तो ओवरऑल सबका एक्सपीरियंस ऐसा ही है। सिर्फ वहाँ जाके लिख के आना चाहते हैं तो आप सारा कुछ वहाँ रिकॉल नहीं कर पाएंगे। इट ऑलवेज हेल्प्स अगर आपने चीज़ें पहले से कर रखी होती हैं। इकोनॉमिक्स है तो ऑब्वियसली वो GS3 में तो हेल्प करते ही है, राइट। बट GS3 का इकोनॉमिक्स जस्ट वन ऑफ द पार्ट्स है उसका। मैंने टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाई क्योंकि मेरे पास और टाइम क्रंच था, तो मैंने टेस्ट सीरीज़ उठाई मार्केट से 2-3 और मैंने उनके आंसर्स को पढ़ा। नाम? राघवेंद्र। ओके, सो ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट और सेकंड मेंस। ओके, और मीडियम और इंटरव्यू क्या है? मीडियम क्या है और ऑप्शनल क्या है आपका? मेरा इंग्लिश मीडियम है और PSI ऑप्शनल है, पॉलिटिकल साइंस। ओके, सो आपने अभी तक जितने भी एग्ज़ाम दिए, GS1, GS2, GS4 और ऐसे का, और अभी आप लैंग्वेज का भी देखा है और इंग्लिश का, तो सबसे पहले आप GS के पेपर के बारे में बताइए कि GS1 का पेपर आपका कैसा गया था? पेपर ठीक हुआ था। इस बार ज्योग्राफी का वेटेज थोड़ा ज़्यादा था, पर अनप्रिडिक्टेबिलिटी कम थी क्योंकि आर्ट एंड कल्चर फिर भी थोड़ा प्रिडिक्टेबल लाइंस पे आया था। तो ओवरऑल ठीक था पेपर। और अगर GS2 की बात करूँ तो GS2 भी सही था। थोड़े कुछ एक क्वेश्चंस तो होते ही हैं जो आपको थोड़ा परेशान करें, बट GS2 भी ठीक था। GS3 प्रिडिक्टेबल लाइंस पे था। अगर 3-4 क्वेश्चंस को छोड़ दें तो ओवरऑल सबका एक्सपीरियंस ऐसा ही है कि मिक्स्ड एक्सपीरियंस, कि आप 12-15 क्वेश्चंस जानते हैं और 3-4 क्वेश्चंस में आप थोड़ा आंसर बना के आते हैं। राइट। सो जैसे कि क्वेश्चन जो आता नहीं है तो उसको किस प्रकार से आप बनाते हो, जैसा कि आपने बताया, किस प्रकार से करने की कोशिश करते हो? देखिए, सबसे पहले तो हर एक क्वेश्चन के कई सारे पार्ट्स होते हैं, तो कोई ना कोई पार्ट होता होगा जो आपको आएगा, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आपको कुछ नहीं आता है। तो उसमें से आप कोशिश कीजिए कि एक इंट्रोडक्शन लिखिए जो जनरल सा हो, और उसमें जो पार्ट आपको आता है, अगर आपके पास टाइम कॉन्स्टेंट है तो सिर्फ उस पार्ट को लिख दीजिए, पॉइंटर्स डाल दीजिए और ख़त्म कीजिए। और अगर आपके पास टाइम है तो आप एक कंक्लूजन भी लिख दीजिए। तो आप एक बेयर मिनिमम कीजिए कि एग्जामिनर आपको कुछ नंबर देने पे मतलब उसको प्रभाव पड़े कि वो कुछ नंबर दे दे, बस इतना कर सकते हैं आप। ओके, सो अभी आज जो आप लैंग्वेज का पेपर था और इंग्लिश का भी जो हुआ है, तो वो पेपर कैसे रहे? अच्छे रहे। मैं नॉर्दर्न बेल्ट से हूँ तो हिंदी मेरी फर्स्ट मदर टंग है, Right. तो मुझे हिंदी में दिक्कत नहीं होती, और इंग्लिश में सारी एजुकेशन हुई तो मुझे इंग्लिश में भी दिक्कत नहीं होती। तो लैंग्वेज में कोई इशू नहीं है मुझे। ओके, सो जैसे कि इतने सारे एग्जाम अभी दिए आपने, तो कोई क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन छूटे हैं आपके? हाँ, मेरा एक GS2 में एक क्वेश्चन गलती से छूट गया। वो मुझे आता था बट समहाउ मैंने एक मिस्टेक कर दी। टाइम को मैनेज नहीं कर पाए? हाँ, टाइम को भी मैनेज कर लेता मैं, बट समहाउ मेरे दिमाग में था कि मैंने वो अटेम्प्ट कर दिया, तो वो एक मिस्टेक हो गई। ओके, सो जैसे कि सारे आप पेपर दे चुके हो GS के, तो कौन से पोर्शन का वेटेज ज़्यादा लगा आपको? मतलब ऐसे कह पाना मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। Right. लेकिन अगर GS3 में देखें तो इकोनॉमी से करंट और स्टैटिक मिलाकर के काफ़ी ज़्यादा पोर्शन इकोनॉमी का रहता है, और फिर GS2 में IR वगैरह भी काफ़ी आपके 50-60 नंबर के हो जाते हैं मिला के। तो हर साल का वेटेज सिमिलर ही रहता है लगभग, उसमें कोई खास बदलाव नहीं आता। राइट। सो आपने लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम दिया था, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल का आपको एग्ज़ाम डिफिकल्ट लग रहा है या फिर मॉडरेट? मैं इस पे कोई जजमेंट नहीं दूंगा क्योंकि ये कहना बहुत मुश्किल है कि आसान या मुश्किल। मुझे लगता है आपकी तैयारी जैसी रहती है और हर एक अटैम्प्ट एक नया अटैम्प्ट होता है, उसको पीछे वाले से कंपेयर करना मुश्किल है। तो मैं कहूँगा मिक्स्ड एक्सपीरियंस, सिमिलर ही रहा है। ओके, सो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से जो एग्ज़ाम आप दे रहे हो, लास्ट ईयर भी दिया, इंटरव्यू दिया था, तो क्या लगा आपको कि किस पोर्शन में आपकी कमज़ोरी रही थी, इस वजह से आप फाइनल लिस्ट में नाम नहीं बना पाए? मेरे इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स नहीं थे और GS1 में मेरे अच्छे मार्क्स नहीं थे। बाकी सब में मार्क्स मेरे ठीक थे, एवरेज टू अबव एवरेज थे। तो इस बार कोशिश करनी है कि इनमें अच्छे मार्क्स आए। दोस्तों, आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप UPSC CSE की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रेप लैडर ऐप के बारे में जरूर जानते होंगे। यह ऐप एक शानदार ही नहीं बल्कि यहाँ पर इंडिया के टॉप फैकल्टीज के द्वारा आपको पढ़ने का मौका मिलता है। इस एप्लीकेशन में आपको मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज पास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर के सॉल्यूशन, साथ ही आपको NCERT समरीज, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साथ ही आपको यहाँ पर सेव्ड वीडियो एंड फ्री वीडियोस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्रीलिम्स एंड मेंस की, क्वेश्चंस बैंक मिलेंगे। तो दोस्तों, ये जो प्रेप लैडर ऐप है, इसकी जो टीम है बहुत ही शानदार है। अगर
आपने प्रेप लैडर अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं और मेरा कोड स्टूडेंट तो यूज़ करें। प्रेप लैडर ऐप आपकी सफलता ही नहीं दिलाएगा बल्कि अच्छी रैंक दिलाने में आपकी मदद करेगा। सो गाइस, अभी तक आपने अगर एप्लीकेशन से नहीं जुड़े हैं तो अगेन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और मेरा कोड स्टूडेंट तो यूज़ करें। मोहम्मद इमरान। ओके, सो कौन सा अटेम्प्ट है आपका ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। तीसरा। इसके पहले मेंस लिखे हो आप? हाँ, मैंने अटेम्प्ट लिखा था 2 साल पहले, मैंने मेंस लिखा था एक बार। 2 साल पहले। सो आपका मीडियम और ऑप्शनल क्या है? मेरा मीडियम तो इंग्लिश है, ऑप्शनल मेरा कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। कॉमर्स एंड अकाउंटेंट। सो आपने जीएस के सारे पेपर दे दिए और आज आप लैंग्वेज का भी दे के आए हो और इंग्लिश कंपलसरी ऐसे का भी दे दिया, तो जीएस के पेपर आपका कैसा रहा? किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे? जीएस का पेपर ठीक रहा और जो ट्रेंड है थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब फैक्चुअल से हटके थोड़ा सा एनालिटिकल हो गया है यूपीएससी, तो जो क्वेश्चंस अब आ रहे हैं थोड़े से ज़्यादा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने बुक पढ़ी और डायरेक्ट आंसर आप लिख दोगे। ओके, सो करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस कितने थे? करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा थे। खासतौर से अगर आप देखें आईआर को देखें या इकोनॉमिक्स को देखें, तो जीएस के जो पेपर होते हैं, आप पॉलिटिकल साइंस को थोड़ा सा हटा दीजिए, जो सेकंड आपका जीएस पेपर होता है पॉलिटी एंड गवर्नेंस, उसके अलावा आप कहीं हर जगह पे अच्छा खासा पोर्शन था जो करंट अफेयर्स से आप लिंक कर सकते थे। ओके, सो जैसे कि नॉर्मली सभी स्टूडेंट टेस्ट सीरीज वगैरह लगाते हैं, तो क्या आपने भी मेंस के लिए कोई टेस्ट सीरीज लगाई? अगर लगाई तो उसका क्या बेनिफिट? नहीं, मैंने टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाई क्योंकि मेरे पास और टाइम क्रंच था, तो मैंने टेस्ट सीरीज़ उठाई मार्केट से 2-3 और मैंने उनके आंसर्स को पढ़ा, उनकी जो अप्रोच थी उसको पढ़ा। उसके अकॉर्डिंग मैंने ये किया कि अपने जो खुद से आंसर राइटिंग किया, एक फ्रेंड्स का ग्रुप बना लिया 5 का, उसमें हम पोस्ट करते थे अपने आंसर्स को और वहाँ पे एक दूसरे के आंसर्स को हम चेक करते थे और एक दूसरे को सजेशंस पास करते थे। ओके, जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे उनको कैसे टैकल करते थे? देखिए, आप प्रिपेयर करने के बाद आपको ये है कि यूपीएससी जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो 20 में से आपको 4-5 क्वेश्चन ऐसा होंगे, 3 क्वेश्चन तो एटलीस्ट ऐसे होंगे कि आपको नहीं पता है, बट वहाँ पे आपकी जो ओवरऑल प्रिपरेशन है, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा तो नहीं कि स्कूल में आप गए थे रटा आंसर आया या नहीं आया, तो ओवरऑल जो प्रिपरेशन है उसको आपको कामली बैठ के सोचना है आंसर को। हार्डली 2 मिनट्स 3 मिनट्स यू कैन मेक वन फिगर आउट दैट कि मुझे कैसे इसको अप्रोच करना है एंड यू कैन राइट ऑन इट। ओके, सो लास्ट जो आपने अटैम्प्ट दिया था मेंस का और इस बार दिया, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या सजेशन देना चाहोगे स्टूडेंट्स को पेपर ट्रेंड के लेकर? अगर मेरा सजेशन की बात तो ये है कि इंसान जो है कि जो प्रीवियस के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको देखें और उनको देखने के बाद आप देखोगे खुद आपको पता चल जाएगा कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब यूपीएससी किताबों से हट के थोड़ा ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग जो है ना, जो आप बोलते हैं कि जर्नलिस्ट व्यू की तरफ जा रहा है, तो आपको वो देखना चलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बिना आप मतलब सक्सीड नहीं कर पाओगे। ओके, थैंक यू। आपका नाम भैया? माय नेम इज़ अंकित रौथान। ओके, सो आपका ऑप्शनल मीडियम क्या है? मीडियम इंग्लिश, ऑप्शनल PSIR। कौन सा अटेम्प्ट है? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। सेकंड अटेम्प्ट था। लास्ट टाइम क्या हुआ था? प्रीलिम्स दिए थे आप? प्रीलिम्स फेल था लास्ट टाइम। एक्चुअली आई वाज वर्किंग बिफोर, तो दैट्स व्हाई आई फेल्ड इन प्रीलिम्स। अभी फुल फ्लेज्ड इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए। राइट। जी। ओके, सो जैसे कि आपने जीएस के सारे पेपर दे दिए, ऐसे का भी दे दिया, अभी लैंग्वेज के कंपलसरी और इंग्लिश का पेपर दे दिया, तो सबसे पहले आप जीएस पेपर के बारे में बताइए कि जीएस पेपर कैसा रहा आपका, किस टाइप के क्वेश्चंस थे, वेटेज किसका ज़्यादा था? ये जीएस के पेपर्स के लिए मैं यही बोलूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर रेफ़र करें और वही बेस होना चाहिए अपना भी। मुझे भी यही लगा। कुछ कंटेंट की कमी की वजह से मेरे 1-2 पेपर भी ख़राब गए हैं, लेकिन अगर किसी का कंटेंट फॉर्डर पूरा है तो कम्प्लीटली बीटेबल पेपर था। ऐसा है कि अगर आप PYQs पे फोकस करोगे तो बीटेबल है। इट्स नॉट लाइक प्री कि जिसमें बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है। मेंस आपका बीटेबल रहता है। मेंस में आप शॉर्ट बीट कर सकते हो। सो मेंस के लिए आप कहना चाह रहे हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस फॉलो करो सो दैट कि काफी या ओके कम्प्लीटली है। ओके, सो GS 2, 3 एंड 4 के बारे में बताइए ऐसे। GS2 में आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं यार, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की अलग पहले तो उसमें फॉर्डर आपका फिक्स रहना चाहिए, ठीक है। GS2 GS3 में भी सेम है और 2-4 क्वेश्चन हमेशा ऐसे होंगे, जैसे अभी GS3 में भी आप देखोगे 2015 का कुछ कंपेयर करने के लिए पूछा था, प्लस 2014 में किसी को नोबेल प्राइज़ मिला था उसके ऊपर कमेंट करने के लिए पूछा था, ब्लू LEDs के ऊपर। तो ये क्वेश्चंस रहेंगे हमेशा, इन पे हमें फोकस नहीं करना, हमें 15 क्वेश्चंस देखने हैं बाकी। जो मेरा भी एजेंडा रहेगा नेक्स्ट टाइम के लिए कि मेरा बाकी सारे सब्जेक्ट पे होल्ड जो बेसिक है उस पर स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, बाकी सब ठीक है, बाकी सब में नॉर्मली होता है सब। ओके, सो जैसे कि आपने बताया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं, तो जैसे एथिक्स का पेपर जैसे कि काफ़ी वो होता है, फिलोसफिकल तरीके की चीज़ें होती हैं, तो क्या उसमें भी हेल्प करते हैं? क्या GS पेपर 4 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर? बिल्कुल यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस
बहुत इंपॉर्टेंट है, वही आपको गाइड करेंगे कि किस तरफ जाना है यार। केस स्टडीज़ सॉल्वेबल होती हैं, वो इम्प्रॉम्प्टू रिएक्शन भी मानती है आपका कि भाई वहाँ पर आप क्या सोचते हो। Okay. बाकी फिक्स्ड क्या बोलते हैं, बाकी जो रहता है वो आपका सिलेबस का पार्ट आता है उसमें। ओके, हाँ, तो अगर आपने आप टेस्ट सीरीज वगैरह भी ज्वाइन किए थे क्या? टेस्ट सीरीज़ नहीं करी थी, टेस्ट सीरीज़ मैंने एक भी ज्वाइन नहीं की थी। घर पे ही बेशक मैंने लिखे थे टेस्ट, बट टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने का टाइम भी नहीं था यार एक्चुअली। और वैसे करनी चाहिए अगर जो करना चाहता है तो, बट मैंने घर पे लगाई थी। तो इन क्वेश्चंस पेपर को देखने से क्या लगता है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कि कितना डिफरेंट है? डिफरेंस का मैं ये बोलूँगा कि देखो सिलेबस के पार्ट से कुछ ना कुछ आता है, ठीक है, सिलेबस से ही उठकर आएंगे, लेकिन 4-5 क्वेश्चन मैं अगेन वही बोल रहा हूँ, वो हमेशा ही अटपटे रहेंगे। वो यूपीएससी का वही मान लो आपकी है कि थोड़ा डिफरेंट रहेगा, राइट। तो 15 क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही आएंगे, लेकिन वो 4-5 क्वेश्चन का स्कोप वो कुछ भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कोई। ओके, सो आपने जो प्रिपरेशन किया वो इंटीग्रेटेड किया या फिर प्रीलिम्स के लिए अलग, मेंस के लिए अलग? यार ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मेरी कुछ फ्लॉ ये रह गया कि मैंने प्री पे ज़्यादा फोकस किया, बिकॉज मेरे को ऐसा लगा प्री के लिए पहले मैं काफ़ी तैयारी करने लगा था, जिस वजह से मेरा प्री क्वालिफाई हो गया, लेकिन मेरे पास मेंस का कंटेंट पूरा नहीं था। तो ये एक फ्लॉ है, बताऊंगा मैं। तो आप पहले मेंस का पूरा, मैं तो ये बोलूँगा आप पहले मेंस का पूरा सेट कर दीजिए अपना, जितना भी आपको स्टार्टिंग में टाइम मिल रहा है, और उसके बाद अपना प्री के लिए 2-3 महीने दीजिए। ओके, सो जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे थे तो डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे होते हैं, और यूपीएससी ऐसे पेपर ही बनाता है कि हमें हर दूसरा क्वेश्चन लगता है कि नहीं आ रहा है, तो उनको कैसे टैकल करते हो आप? यार वो जैसे फॉर एग्जांपल अभी 2004 अभी यही GS3 में 2014 में नोबेल प्राइज़ जीता था एक साइंटिस्ट ने, उसने ब्लू LED का इजाद किया था। सो फॉर दैट पर्पज़ हमें उसमें क्या लिखना था, वो ब्लू LED से रिलेटेड कुछ भी लिखो, अब जो नॉर्मल एक अप्रोच होती है, फिर ब्लू LED से LED किसी को अब इतना स्पेसिफिक नहीं पता होगा, लेकिन वही घुमा फिरा के लिखना होता है यार। लेकिन ये क्वेश्चंस हमारी मेरिट डिसाइड नहीं करती, मुझे ऐसा लगता है मेरिट वो डिसाइड करेगी जो सबको आ रहा है। मीडियम और ऑप्शनल क्या है? मेरा ऑप्शनल है PSIR और मेरा मीडियम है इंग्लिश। ओके, अटैम्प्ट कौन सा था आपका? 4th अटेम्प्ट था ये। 4th अटैम्प्ट। इसके पहले और मेंस वगैरह लिखे हो आप? नहीं, ये मेरा फर्स्ट मेंस है। फर्स्ट मेंस है। सो जैसे कि GS के जो पेपर हुए चारों, तो GS1 के बारे में बताइए कि आपका GS1 में किस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे, आपने कैसे अटेम्प्ट किया? अभी पिछले 4-5 दिनों में, बिकॉज 4 GS के पेपर के बाद इंसान इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड अप होता है कि इतना सब कुछ याद रखना कि हर किस तरह के क्वेश्चंस एग्जैक्टली थे, मुश्किल होता है। वो exactly। सो द आइडिया इज़ कि मुझे लगा कि क्वेश्चंस बहुत अच्छा बैलेंस था स्टैटिक और डायनामिक क्वेश्चंस का, और मेरा पर्सनली मानना ये है कि it probably helps if one keeps on writing answers regularly, because then a person is able to incorporate a lot of new current material into their answers, because अगर आप इतना कुछ पढ़ रहे हैं और उसको लास्ट टाइम में सिर्फ वहाँ जाके लिख के आना चाहते हैं तो आप सारा कुछ वहाँ रिकॉल नहीं कर पाएंगे। इट ऑलवेज हेल्प्स अगर आपने चीज़ें पहले से कर रखी होती हैं, और you have a knack कि कौन से टाइम पे क्या चीज़ निकलनी चाहिए, because like I've seen this one thing and I realized this thing really well in paper 1 especially, that exam is a lot about handling pressure, right? So when we are in pressure, what happens more often than not is that we tend to forget things that we have studied earlier. Very common things, like very small little things, right? But if we are in a habit of writing answers regularly, Right. probably then a lot of small little things that we tend to miss out on during the question paper, during the stress time, would not happen. Okay. Right? Yeah. That's तो जो अभी लैंग्वेज का पेपर था और इंग्लिश का पेपर, वो कैसा रहा? लैंग्वेज पेपर वॉज ईजी। आई थिंक कंप्लीशन जहाँ तक मैं देख पा रहा था कि सारे ही कैंडिडेट्स का पेपर जो था वो टाइम से पहले कंप्लीट हो गया था। कोई भी ऐसा नहीं था जो आखिरी मोमेंट तक भी पेन चला रहा था, बिकॉज इफ यू लुक एट GS पेपर्स, हर GS पेपर के अंदर, इवन एसए में भी मैंने देखा कि लोग आखिर तक भी पेन चला रहे थे। जब घंटी बज गई उसके बाद भी लोग पेन चला रहे थे, बट यहाँ ऐसा नहीं हुआ। तो पेपर बहुत लेंदी नहीं था ये लैंग्वेज वाला, बहुत अच्छा डिसेंट एकदम वेल बैलेंस पेपर था। मुझे लगता भी नहीं कि इसके लिए स्पेशल तैयारी की ज़रूरत है, बट वन थिंग दैट आई रियलाइज दैट वो जो पहला पेपर था लैंग्वेज वाला, उसमें हिंदी, काफ़ी सालों से हमने हिंदी हाथ से हम लिखते नहीं हैं, क्योंकि उसकी हमें कोई ज़रूरत पड़ती नहीं, हम सिर्फ इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो हिंदी हाथ से हम लिखते नहीं हैं। सो आई थिंक दैट वाज अ स्ट्रगल फॉर फर्स्ट 15-20 minutes. So what I did was not to attempt the essay part,
जो आता है पहले ऐसे की बजाय वेंट ऑन टू डू अदर थिंग्स एंड देन जब हाथ थोड़ा खुल गया हिंदी में, जब लिखने लगा प्रॉपरली, बिकॉज आई डिडंट अटेम्प्ट दिस पेपर घर पे, लैंग्वेज वाला पेपर घर पे प्रैक्टिस भी नहीं किया था. सो जब हाथ खुल गया हिंदी में, उसके बाद देन आई केम बैक एंड रोट द एसे पहला वाला जो था. सो दैट इज वन ट्रिक दैट आई कैन सजेस्ट. ओके, सो आपको ये तो आइडिया होगा कि मोस्ट जो वेटेज है वो किसका ज़्यादा रहा, किस पोर्शन में. वेटेज होती है ऐसे कि फॉर एग्जांपल 100 मार्क्स होते हैं आपके एसे के, और अराउंड 75 मार्क्स के आसपास प्रेसेस के होते हैं, और द अदर पार्ट इज ग्रामर और ये सब चीज़ें. ठीक है. विद रिगार्ड्स टू द लैंग्वेज पेपर, with regards to the GS paper, I think paper was very static heavy. Yeah. ओके, सो बात की जाए जैसे कि आप क्वेश्चंस लिखते हो तो कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे होते हैं, तो उनको कैसे टैकल करते हो? या आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ आपने पूछी है, बिकॉज अभी हर एस्पिरेंट, बिकॉज जो ये भी बोल रहा है कि उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस क्लियर किया है, उसने भी कम से कम 2 साल तो लगाए हैं. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, नो वन कैन डिनाई दैट, राइट. जो ये कह रहे हैं कि मैंने इतना नहीं किया है, वो एक्चुअली कुछ और बता रहा है उसने. तो पॉइंट इज कि हर इंसान ने बाय दिस टाइम इतना पढ़ लिया होता है कि वो उसको हर चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ तो पता ही होता है. ठीक है ना. सो द पॉइंट इज कि जब आप जाते ही पेपर में, फॉर एग्जाम्पल एक LED पे कुछ क्वेश्चन था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो क्या चीज़ है, बट देन एक इंसान कॉमन सेंस लगा के देख सकते हैं कि जो ब्लू LED है वो यहाँ यूज़ होती है, तो उसके यहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल फ़ोन्स में आप जो कैमरा में कर रहे हो उसकी LED स्क्रीन होगी. ठीक है. और उसका कहाँ का इस्तेमाल हो सकता है, मेडिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, और डिफेंस सेक्टर में, फलाना. तो आप बना के लिख देते हैं चीज़ें. दिस इज समथिंग दैट लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स डू, एंड आई थिंक हर चीज़ के बारे में आपको सब कुछ पता हो ये ज़रूरी नहीं है. Right. एंड इवन इन प्रीलिम्स वी हैव सीन दैट you will not know 100% of the questions. In fact, you will not even know 50% of the questions. आपको पता भी नहीं होता. अब जो पता होते हैं उनमें भी आपको सारे ऑप्शंस नहीं पता होते. Right. So you have to have an intuitive, guess work कि आपको क्या लिखना है. You have to actually you automatically get an intuitive feel about anything. Right. When you read about it for so long, when you're reading about things, you automatically get an intuitive feel. Yeah. ओके, थैंक यू सो मच. कौन सा अटैम्प्ट था भैया आपका? थर्ड अटैम्प्ट था. इसके पहले और मेंस वगैरह लिखे? हाँ जी. कितने मेंस लिखे आप? एक मेंस. आपका ये दूसरा मेंस है? हाँ जी. ओके, आपका मीडियम क्या है? मेरा इंग्लिश. ऑप्शनल? इकोनॉमिक्स. ओके, सो आपने GS के जो पेपर दिए, तो GS 1 का पेपर के बारे में बताइए कि उसका कैसा पेपर था, किस टाइप के आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? थोड़ा कन्वेंशनल नहीं था, बट ठीक था पेपर. बैलेंस टाइप था, ऐसे नहीं है एकदम स्पेसिफिक बुकिश टाइप नहीं था. बुकिश टाइप नहीं था. और GS2 GS3 की बात करें? इट वाज गुड. थोड़ा डिफरेंट टाइप के पेपर आए हैं सर. ओके, और एथिक्स? ये थोड़ा रिपीटेड बताया पिछले हो गया. सो जैसे कि आप पेपर देते हो तो सारे क्वेश्चंस आते हैं आपको, या फिर कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो उनको कैसे करते हो? ऑब्वियसली सारे तो नहीं आते, 1-2 तो ऐसा होता है, बट फिर भी अटेम्प्ट थोड़ा आइडिया लग जाता है. थोड़ा इतना पढ़ा होता है तो आइडिया होता है हल्का फुल्का. तो उसी तरीके से हाँ, उसी को अटेम्प्ट करना. ओके, सो आपने जो ऑप्शनल बताया, आपका ऑप्शनल कितना हेल्पफुल रहा प्रिपरेशन में आपके GS के पोर्शन में देखा जाए? तो मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स है, तो ऑब्वियसली वो GS3 में तो हेल्प करता ही है. राइट. बट GS3 का इकोनॉमिक्स जस्ट वन ऑफ द पार्ट्स है उसका. उसके अलावा भी उसमें साइंस और बाकी सब सब्जेक्ट्स हैं. और थोड़ा डिफरेंस होता है क्योंकि ये थ्योरेटिकल बेस्ड है जी. वो इकोनॉमिक्स प्योर इकोनॉमिक्स है, इसमें जनरलाइज इकोनॉमिक्स टाइप. जी. सो जो अभी लैंग्वेज का और इंग्लिश का जो कंपलसरी पेपर था, तो उसमें किस प्रकार का आपका रिस्पॉन्स? यार वो तो आसान था. इट्स नॉट सच अ बिग डील. तो वो तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि अटेम्प्ट करना होता है और इतना तो पता ही चल ही आता है. इंग्लिश पढ़ते पढ़ते आप लिख दोगे. ऐसे होता है, ऐसे कोई भी लिख देगा. सो आई डोंट थिंक इट्स सच अ बिग डील. किसी के लिए नहीं होगा ये तो.